नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि आपको पता है वेरिएक रिवीजन की सीरीज चल रही है, तो इन दैट केस आज जो फोर्थ लेक्चर है हमारा वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे है। जो हमारे चैनल पे न्यू हैं प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा, और जिन्होंने चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है प्लीज आप शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। देन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 to 24। ठीक है, सेक्शन 9 से लेकर 24 हम डिस्कस करें। बेरेक्ट रिवीजन है, आप बेरेक्ट अच्छे से एक बार रीड कर देना। ठीक है, और यहाँ आपको बताया जाएगा कि प्रीलिम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसआरए से। एसआरए इम्पॉर्टेंट है, आपका प्रैक्टिकल पर्पस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपका एग्जाम पर्पस से भी इम्पॉर्टेंट है, तो आपको जानकारी होनी चाहिए एसआरए की। और फर्स्ट सेक्शन हम लेते हैं, सेक्शन 9 ऑफ एसआरए। सेक्शन 9 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सबसे पहले क्या है, आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, आपको क्लियर पता है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, तभी यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो सपोज ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अब मान लो सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया, किसी एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं किया, तो इन दैट केस दूसरी पार्टी चाहेगी कि वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाए। ठीक है, तो वो कोर्ट से सूट फाइल करेगी और कोर्ट से प्रेयर करेगा। ठीक है, कि जिस पार्टी जो डिफॉल्टर पार्टी है उसको ऑर्डर किया जाए कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे। तो दैट्स वाई यहाँ पे आपको नीड्स पड़ती है कि आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो इन दैट केस सेक्शन 9 डिफेंस रिस्पेक्टिंग सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। देखो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड के मतलब कोई एक्सेप्शन है यहाँ पे। herein where any relief is claimed under this chapter in the respect of the contract, the person against whom the relief is claimed may pleaded by way of defense any ground which is available to him under any law relating to the contract। सेक्शन 9 का जो क्रक्स है, ये बोलता है अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो इन दैट केस जो पार्टी है वो प्लीड कर सकती है। क्लेम में प्लीड बाय वे ऑफ डिफेंस, प्लीड कर सकती है जो भी ग्राउंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अवेलेबल है फॉर दैट पार्टी। ठीक है, फॉर दैट ब्रीच, तो वो उन सभी ग्राउंड्स को यहाँ पे क्लेम कर सकता है। कौन सा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। ऑब्वियसली जो मैनर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज गिवन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि मैटर ही आपका जो सूट है वो कॉन्ट्रैक्ट का सूट है यहाँ पे। क्लियर हो गया? ठीक है, तो मीन्स जो सेक्शन 9 है, प्रोवाइडेड दैट where any relief of specific performance of the contract is claimed, the person against whom the relief is claimed may pleaded any ground of defense which is available to him under any law relating to the contract। any law relating to the contract, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जितने भी ग्राउंड है आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, सेक्शन 10 contracts which can be specifically enforced, specific performance in respect of the contract। देखो दिस एक्ट जो दिस सेक्शन, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया, आपका फुटनोट यहाँ पे दिख रहा है, इसको सब्स्टिट्यूट किया गया 2018 अमेंडमेंट एसआरए, टोटली सब्स्टिट्यूट कर दिया गया। द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट शैल, देखो अब शैल वर्ड यूज किया यहाँ पे, बी इन्फोर्स्ड बाय द कोर्ट subject to the provision contained in section 11 clause 2 और 14 and 16। क्लियर है?
तो दिस सेक्शन हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर ओल्ड प्रोविजन बाय वे ऑफ अमेंडमेंट एक्ट 2018 SRA. Therefore, it is clear from the section that provision contained in section 11 clause 2, 14 and 16 provide certain restriction in specific performance of the contract. कुछ restriction subject to the provision लिखा है, तो मतलब ये restriction है, आपको अगर specific performance का सूट कोर्ट के सामने आता है तो आप, ऐसा नहीं है कि कोर्ट शैल बी इन्फोर्स, मतलब शैल बी इन्फोर्स तो ठीक है, जनरल रूल है, बट कोर्ट को एग्जामिन करना पड़ेगा सेक्शन 11 क्लॉज 2, सेक्शन 14 एंड 16, एक तरह की दीज आर द एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 10। ये तीन सेक्शन 11 क्लॉज 2, 14 एंड 16 एक तरह से एक्सेप्शन है, रिस्ट्रिक्शन है अपॉन द सेक्शन 10, ठीक है, बाय वे ऑफ आपका जो अमेंडमेंट हुआ है उस अमेंडमेंट पे क्लियर है, ठीक है। तो इन दैट केस नो डिस्क्रिशन पावर, अगर आप ओल्ड वर्जन देखोगे, जब ओल्ड सेक्शन था 10 उसमें डिस्क्रिशन पावर थी, नाउ यहाँ पे वर्ड्स शैल यूज हुआ तो मींस मैंडेटरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बट सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ सेक्शन 11 क्लॉज 2, 14 एंड 16। फिर से आपको बता रहा हूं, नो डिस्क्रिशन लैफ्ट टू द कोर्ट, ठीक है, कोई डिस्क्रिशन नहीं है कोर्ट के पास, मैंडेटरी है, बट बस एक यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दे रखी है, वो 11 क्लॉज 2, 14 एंड 16 की है, ठीक है। देन नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्लॉज 2 ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शन 10 में दे रखा है कि ये रिस्ट्रिक्शन है उसकी, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट इनफोर्सेबल, ये बोलता जो ट्रस्ट से रिलेटेड क्या वो इनफोर्सेबल हो सकते हैं, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट शैल, इसको भी सबसे यहाँ पे ऐड किया गया शैल, पहले में ये था, बी इनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्री टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्ट ऑफ द ट्रस्ट। तो यस आपका मैंडेटरी है इनफोर्स करना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन केस ऑफ ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ट्रस्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ट्रस्ट से रिलेटेड, जो ट्रस्टी एक्सेट्रा, तो वो भी मैंडेटरी है यहाँ पे। बट सेकंड क्लॉज दैट इज रिस्ट्रिक्शन अंडर सेक्शन 10, a contract made by a trustee in excess of his power or in breach of trust cannot be specifically enforced। तो क्लियर है, अगर कोई ट्रस्टी है, मान लो सपोज उसको पावर दे रखी है और वो अपनी पावर का मिसयूज करता है, जितनी पावर थे उससे ज्यादा यूज करता है, एक्सेस ऑफ हिज पावर और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर या कोई ब्रीच करता है, जो ट्रस्ट के रूल्स है उनको ब्रीच करता है, देन इट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, तो वो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा, ठीक है। तो देन नेक्स्ट सेक्शन 12 ऑफ SRA, सेक्शन 12 talks about specific performance of part of contract except as otherwise hereinafter provided in this section, the court shall not direct the specific performance of part of contract। This is general rule। जनरल रूल क्या है, hereinafter provided in his section, the court shall not direct the specific performance of part of contract। मतलब पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसको पार्ट में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं कर सकता है कोर्ट कि आधा पार्ट आप कर लो, आधा रहने दो, आधा परफॉर्म करो, आधा परफॉर्म ना करो, तो इस तरह का ऑर्डर नहीं करेगा कोर्ट। बट नाउ नेक्स्ट देखना, वेयर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, where a party to contract is unable to perform the whole of his part of it, but the part which must be left unperformed be only a small portion, that is important here, small portion is important here, to the whole in the value and admit of the compensation in money, the court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of the contract as can be performed and awarded compensation in money for deficiency। अब देखो यहाँ पे पहला जनरल रूल क्या है, कोई भी पार्ट है, ठीक है, मान लो सपोज ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये टोटल, अब इसको पार्ट में आप कोर्ट ये नहीं बोल सकता ये पार्ट में डिवाइड करो, सेकंड पार्ट रहने दो, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट आप परफॉर्म करो, सेकंड पार्ट परफॉर्म ना करो, तो दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 क्लॉज 1 तो या तो होल्ड करो या नो। बट क्लॉज 2 में एक तरह से एक्सेप्शन है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो ये इतना परफॉर्म कर दिया, ये परफॉर्म्ड है, मेजर पार्ट परफॉर्म्ड है, माइनर स्मॉल पोर्शन अनपरफॉर्म्ड है, स्मॉल पोर्शन अनपरफॉर्म्ड है, तो इन दैट केस जो स्मॉल पोर्शन उसको परफॉर्म करने के लिए ऑर्डर कोर्ट कर सकता है। तो वो डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। समझ गए? तो यहाँ पे स्मॉल पोर्शन के लिए आपका कर सकता है, या फिर एडमिट कर दिया हो। ठीक है, देखो सेक्शन 12+2 में आप कहाँ कोर्ट आपको ऑर्डर कर सकता है, where a party to a contract is unable to perform the whole of his part of the it's ठीक है, the part which must be left unperformed, the part which must be left unperformed is only a small portion to the whole of the value। मतलब स्मॉल पोर्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिग पोर्शन हो अनपरफॉर्म्ड एक्सेट्रा। स्मॉल पोर्शन अनपरफॉर्म्ड है, उसको परफॉर्म करने के लिए कोर्ट यहाँ पे ऑर्डर कर सकता है। या फिर द पार्टी एडमिट ऑफ कॉम्पनसेशन इन मनी, या एडमिट इन कॉम्पनसेशन मनी, तो ऑब्वियसली वो ऑर्डर कर सकते। ठीक है, द कोर्ट मे डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सो मच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इट कैन बी परफॉर्म्ड एंड अवॉर्डेड कॉम्पनसेशन ऑल्सो हियर। ठीक है, वेयर अ पार्टी टू द, यहां से क्वेश्चन आता है देखना स्मॉल पोर्शन से, और आपको क्लॉज वाइज यहाँ पे पता होना चाहिए कौन सा क्लॉज है, 12+2। where a party to contract is unable to perform the whole of his part of it and part with must be left unperformed, either form or considerable part of the whole, though admitting of compensation in money or does not admit of compensation money, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, but the court may, obviously discretion power of the court, at the suit of the other party, direct the party in default to perform specifically so much of his part of the contract as he can perform if the other party, अब इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशनें रखी हुई है, if other party in a case falling under clause A pays or has paid the agreed consideration for the whole of the contract reduced by the consideration for the part which must be left unperformed, and in a case falling under clause B pay or has paid the consideration for the whole of the contract without any abatement, and in either way relinquish all claims to be performed of the remaining part of the contract and all right to compensation either of the deficiency or for the loss or damage sustained by him through the default of the defendant। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होते तभी यहाँ पे परफॉर्म करने के लिए इस पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही कैन बी परफॉर्म्ड इफ either if the other party ये कंडीशन परफॉर्म करे देन वो ऑर्डर कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट कोई ऑर्डर नहीं होगा यहाँ पे। तो देन नेक्स्ट इज, देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको 12+2 से काफी पूछे जाते हैं, नेक्स्ट 12+4 से, तो आपको ध्यान देना प्रीलिम्स में, when a part of the contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stand on a separate or independent footing, that is important here, separate and independent footing from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, the court may direct specific performance of the former part। former part का मतलब separate और independent part के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। ठीक है, then explanation for the purpose of this section, a party to the contract shall be deemed to be unable to perform the whole of his part of it if a portion of its subject matter existing at the date of the contract has ceased to exist at the time of the performance। देखो 12+4 बोल रहा है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पार्ट में ऑलरेडी डिवाइडेड है, वो और जैसे मान लो ये पार्ट में डिवाइडेड है कॉन्ट्रैक्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट है ए और बी के बीच, लेकिन ये पार्ट में, और जो पार्ट नंबर 1 है वो सेपरेट फ्रॉम द पार्ट नंबर 2 एंड पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 2 इज आल्सो सेपरेट फ्रॉम द पार्ट नंबर 1 एंड 2। तो इन सेपरेट पार्ट को, जो सेपरेट पार्ट है नॉट कनेक्टेड विद 2 एंड 3, तो सेपरेट पार्ट जो इंडिपेंडेंट पार्ट है उसको परफॉर्म करने के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकता है और वो परफॉर्मेबल है। ठीक है, समझ गए? तो सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फुटिंग में जो पार्ट है
उस पार्ट को परफॉर्म करना, क्योंकि दो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि दोनों के एक साथ परफॉर्म करना नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो इन दैट केस सेपरेट पोर्शन को वो पार्ट आपका परफॉर्मेंस करने के लिए ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक सेक्शन 13, बिकॉज सेक्शन 13 ऑलवेज रेड विद सेक्शन 17, सेक्शन 13 ऑलवेज रेड विद सेक्शन 17। आपको कनेक्टेड सेक्शन पता होना चाहिए। राइट ऑफ परचेजर और लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, ठीक है। अब इम्परफेक्ट टाइटल और नो टाइटल के रिगार्डिंग कहां पे दिया है लॉ? 17 में। सबसे पहले हम 17 देख लेंगे एक बार। कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, ठीक है। अब कोई पर्सन ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करता है जिसके पास राइट नहीं है, जिसके पास टाइटल नहीं है, जब तक आपके पास प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं, यू कैन नॉट सेल, और उसने सेल कर दिया, ठीक है, क्या वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल हो सकता है? नहीं हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब यहाँ पे इमूवेबल लिखा है, आगे बताता हूं, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स इन फेवर ऑफ वेंडर और लेसर, मतलब जो वेंडर है और लेसर उनके फेवर में उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, बिकॉज इन परफेक्ट टाइटल है। जिसने मान लो ए सेल हिज प्रॉपर्टी टू बी, अभी के ए के पास टाइटल ही नहीं है, टाइटल नहीं है, जब टाइटल नहीं है उस प्रॉपर्टी का, ऑनरशिप नहीं है, ही कैन नॉट सेल। तो अगर उसने सेल कर दिया बाय वे ऑफ जैसे भी मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, तो द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकता है। Who knowing himself not to have any title to the property has contracted to sell or let the property, उसको पता है कि उसके पास टाइटल नहीं है फिर भी उसने सेल कर दिया, who though he enter into contract believing that he had a good title to the property cannot at the time fixed by the parties by the court for the completion of the sale letting give the purchaser or lessee's title free from reasonable doubt. The provision of subsection 1 shall to apply as for may be contract for sale of hire of movable property. तो याद रखना जो सेक्शन 17 है वो बोथ प्रॉपर्टी पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी और मूवेबल प्रॉपर्टी पे भी। समझ आ गया कि जो 17 है इसमें कि अगर किसी के पास इम्परफेक्ट टाइटल है और वो सेल करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों, मान लो ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। अब उनके पास रिलीफ क्या है? तो वो रिलीफ कहां दिया है? सेक्शन 13 ऑफ एसआरए, सेक्शन 13 में देखना। राइट टू परचेजर, अब जो परचेजर है ऑब्वियसली सेलर के पास इम्परफेक्ट टाइटल था अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, तो राइट ऑफ परचेजर और लेसी, लेसर के पास इम्परफेक्ट टाइटल था, एंड देन लेसी अगेंस्ट पर्सन विद नो टाइटल और इम्परफेक्ट टाइटल, वेयर अ पर्सन contract to sell or let certain immovable property having no title or only an imperfect title, the purchaser or lessee subject to the other provision of this chapter, yes, restriction applicable होगी जो भी इस चैप्टर में रहेगी, has the following right namely, तो उनके पास क्या क्या राइट है परचेजर के पास, बिकॉज सेलर का तो imperfect टाइटल था। if the vendor or lessor has subsequently to contract acquire interest in the property, the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest। अब later on क्या होता है कि अगर वो उसमें acquire कर देते इंटरेस्ट, टाइटल बट एट द टाइम व्हेन जब they enter into the contract, by the time he or she has no title upon the property, but later on subsequent occasion if he will get the title, तो then जो परचेजर और लेसी है वो कंपेल कर सकते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वेयर द अकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी फॉर वैलिडेटिंग द टाइटल, they are bound to concur at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure the concurrence, such concurrence, and when a conveyance by other person is necessary to validate the title, and they are bound to convey at the request of the vendor or lessor, the purchaser or lessee may compel him to procure such conveyance। समटाइम क्या होता है कि जब कोई पर्सन सेल परचेज करता है तो इन दैट केस किसी की सैंक्शन, किसी की कंसेंट लेना इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अगर वो कंसेंट मिल जाती है तो वो
आपका वैलिड ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन मान लो सपोज उसमें कंसेंट नहीं लिया जिसकी वजह से इम्परफेक्ट टाइटल है और उसको वैलिडेट करवाने के लिए कंसेंट नेसेसरी है, तो इन दैट केस जो परचेजर है और लेसी है वो कंपेल कर सकते हैं कि आप उसकी कंसेंट लो या उसको प्रोक्योर सच कन्वीनियंस, ताकि वो वैलिड बन जाए वो ट्रांसफर। where the vendor professes to sell an encumbered property, but the property is mortgaged for the amount of exceeding the purchase money, and the vendor has in fact only a right to redeem it. The purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain a valid discharge, and where necessary also conveyance from the mortgage. तो यहाँ पे भी अगर कई बार क्या होता है, प्रॉपर्टी मॉर्गेज, मान लो ए ने बैंक से लोन ले रखा है, बैंक से डेट ले रखा है, तो इन दैट केस ए ने एज ए सिक्योरिटी क्या रखा होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मॉर्गेज कर रखी होगी प्रॉपर्टी। अब लेटर ऑन ए इसको सेल कर रहा है, किसको सेल कर रहा है, बी को सेल कर रहा है, तो इन दैट केस अब जो परचेजर वो कंपाइल कर सकता है कि आप राइट टू रिडीम या आप राइट टू रिडीम यूज करो, एंड देन ताकि वो प्रॉपर्टी वो सेल जो मॉर्गेज है वो वैलिड बन जाए। ठीक है, तो ये राइट है परचेजर के पास। where that vendor or lessor sues for specific performance of contract and the suit is dismissed on the ground of his want of title or imperfect title, the defendant has a right to return of his deposit, if any, with interest thereon to his cost of the suit, and to lien for such deposit interest and cost on the interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is the subject matter of the contract. अब मान लो सपोज ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए के पास इम्परफेक्ट टाइटल था, तो बी ने यहाँ क्या किया, सूट फाइल किया स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो आप यहाँ पे ग्रांट नहीं करेगा कोर्ट, लेकिन जो डिपॉजिट मनी है, जो अब जो पेड कंसिडरेशन था उस सेल में, मान लो सपोज बी ने मान लो 1 लाख रुपीज दिया था, तो 1 लाख रुपीज वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1 लाख रुपीज ए को वापस करना पड़ेगा और जो कॉस्ट ऑफ द सूट है वो भी पे करना पड़ेगा। तो ये राइट है आपके यहाँ पे परचेजर और वेंडर का। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 1 शैल आल्सो अप्लाई फॉर एज फार एज मे बी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हायर इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो याद रखना इमूवेबल और मूवेबल दोनों पे ये एप्लीकेबल होता है, तो दोनों को आप एक साथ टुगेदर राइट विद करोगे। देन नेक्स्ट इज सेक्शन 14। सेक्शन 14 इज ऑल्सो, आप जब राइट विद करोगे सेक्शन 10 के साथ ऑलवेज राइट विद करना, बिकॉज सेक्शन 10 में रिस्ट्रिक्शन ऑफ द सब्जेक्ट द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 14 बोला गया है, तो एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट विच कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड, मतलब ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नॉट स्पेसिफिकली इन्फोर्स। सेक्शन 10 का जनरल रूल क्या बोलता है, शैल बी इन्फोर्स्ड, shall be enforced but subject to the restriction, subject to the provision of section 11 clause 2 14 and 16। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 में भी नहीं होंगे वो। फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल, namely number 1, where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provision of section 20। अगर ये ऑब्वियसली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया गया सेक्शन 14 को, ठीक है, तो एक नया प्रोविजन यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, सेक्शन 20 में भी इसको सब्स्टिट्यूट किया गया। तो अगर सब्स्टिट्यूट एक रिलीफ दिया है सेक्शन 20 में सब्स्टिट्यूशन का, अगर सब्स्टिट्यूशन की रेमेडी अल्टरनेटिव चूज किया पार्टी ने, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं करेगा कोर्ट। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस क्या होता है, उसके लिए आप 2 मिनट का वेट करो, जब हम सेक्शन 20 पे पहुंचेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। A contract, the performance of which involve the performance of continuous duty which the court cannot supervise। अब देखो कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे कोर्ट सुपरविजन नहीं कर सकता। ठीक है, कोर्ट कैन नॉट सुपरवाइज, लाइक जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए क्या कोर्ट डे बाय डे सुपरवाइज करेगा कि कंस्ट्रक्शन कितना हुआ कितना नहीं हुआ, तो नो, कोर्ट के पास इतना टाइम नहीं है। तो इन दैट केस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को भी परफॉर्मेंस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं किया जाएगा, कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगा। और कॉन्ट्रैक्ट विच इज सो डिपेंडेंट ऑन द पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑफ द पार्टीज
that the court cannot enforce specific performance of its material term. That is very important. Personal qualification मतलब personal skill. पर्सनल स्किल, मान लो सपोज कोई सिंगर है, कोई बार है, बार या कोई रेस्टोरेंट है, तो उन्होंने सिंगर को हायर किया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ सिंगर और रेस्टोरेंट ऑनर के बीच कि आपने एक हफ्ते के लिए, 1 वीक के लिए हमारे रेस्टोरेंट में सिंगिंग करनी है। अब 2 दिन सिंगिंग की, आफ्टर दैट क्या हुआ, आफ्टर दैट क्या हुआ, उसका गला खराब हो गया, उसको थ्रोट कुछ शोर हो गया, तो गला खराब हो गया, अब सिंगिंग नहीं कर पाए, तो यहाँ पे आपका ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या इसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना, क्या कोर्ट ऑर्डर करेगा कि आप स्पेसिफिक परफॉर्म करो? नो, बिकॉज ये पर्सनल स्किल पे है। अब जब उसका गला खराब है तो वो ही कैन नॉट या शी कैन नॉट, तो इन दैट केस स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन इट्स नेचर डिटर्मिनेबल, जो कॉन्ट्रैक्ट डिटर्मिनेबल से नेचर के होंगे उसमें भी स्पेसिफिक, वो डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस, वहां भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना 14 के अंदर ये चारों आपको कई बार क्या होता है कि एमसीक्यूज आपको ना जब प्रीलिम्स में आता है तो ये चारों ऑप्शन होंगे, बस थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट होगा, जैसे पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विच इज इन नेचर डिटर्मिनेबल इज पॉसिबल, ये इस तरह से कुछ भी चेंज करके दिया होगा। आप इनको लैंग्वेज, बेरेक्ट की लैंग्वेज पे थोड़ा सा कमांड कर लो। द नेक्स्ट इज सेक्शन 14A, पावर ऑफ द कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट। ये तो न्यू सेक्शन यहाँ पे ऐड किया गया बाय अमेंडमेंट 2018। विदाउट प्रेजुडाइज टू जनरलिटी ऑफ द प्रोविजन कंटेन इन द कोड CPC in any suit under this act मतलब SRA, where the court consider it necessary। अब ये एक्सेप्शनल केस समझा, कोर्ट को लगता है कि नेसेसरी है टू गेट एक्सपर्ट ओपिनियन टू असिस्ट इट ऑन एनी स्पेसिफिक इशू इन्वॉल्व इन द सूट, इट मे एंगेज 1 or more एक्सपर्ट, एक भी और एक से ज्यादा भी हो सकता है एक्सपर्ट, एंड डायरेक्ट टू रिपोर्ट टू इट ऑन सच इशू एंड मे सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द एक्सपर्ट फॉर प्रोवाइडिंग एविडेंस इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द इशू। तो क्लियर है फ्रॉम द आपका सेक्शन से कि अब एक अपॉइंटमेंट किया जाएगा, किसकी अपॉइंटमेंट किया जाएगा केस में? एक्सपर्ट की। एक्सपर्टीज जो होगा, ठीक है, उसको किसी पर्टिकुलर इशू पे जहां पे कोर्ट को लगता है कि नेसेसरी है, बिकॉज कोर्ट कोई एक्सपर्ट नहीं है। अब मान लो कोई बिल्डिंग है, कोई ब्रिज है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, अब कोर्ट इज नॉट इंजीनियर, ठीक है, कोर्ट इंजीनियर नहीं है, तो हो सकता है कि ऐसा टेक्निकल मैटर है, टेक्निकल कॉन्ट्रैक्ट है, या टेक्निकल जो भी मैटर है, सब्जेक्ट मैटर, उस केस में एक्सपर्ट की हेल्प लेनी पड़ रही है कोर्ट को, तो कोर्ट के पास ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14, ये जो न्यू सेक्शन है, कोर्ट यहाँ पे एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है। वो एक्सपर्ट 1 भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है, यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, 1 or more than 1, ठीक है। देन कोर्ट मे रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन, और उसको एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए बोलेंगे और असिस्ट करने के लिए बोलेंगे कोर्ट को, वो एक्सपर्ट असिस्ट करेगा कोर्ट को, रिपोर्ट तैयार करके देगा किसी भी पर्टिकुलर इशू पे। लेकिन नेक्स्ट क्लॉज 2, द कोर्ट मे रिक्वायर और डायरेक्ट एनी पर्सन टू गिव रेलेवेंट इंफॉर्मेशन टू द एक्सपर्ट और टू प्रोड्यूस और टू प्रोवाइड एक्सेस टू any relevant document, goods or other property for his inspection। तो क्लियर फ्रॉम द वेयर एक्ट, तो ज्यादा आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। द ओपिनियन और रिपोर्ट गिवन बाय द एक्सपर्ट शैल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सूट एंड द कोर्ट और विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट एनी ऑफ द पार्टीज टू द सूट may examine the expert personally in open court or any of the matter refer to him or mention his opinion or report or as his opinion or report as to matter which he has made an inspection। तो यहाँ पे राइट दिया गया है अपोजिट पार्टी को कि क्रॉस एग्जामिनेशन उसका कर सकते हैं, किसका? एक्सपर्ट ओपिनियन का, जिसने जो रिपोर्ट तैयार करके दी है, तो उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं ओपन कोर्ट में ऑब्वियसली, ठीक है। Next, experts shall be entitled to such fees, cost, expenses as the court may fix, which shall be payable by the parties in such proportion and at such time as court may direct। तो यहाँ पे एक और रिलीफ दिया गया है एक्सपर्ट के लिए, एक बेनिफिट दिया गया, मॉनेटरी बेनिफिट, कि जो भी फीस कॉस्ट उसमें लगेगी एक्सपर्ट को हायर करने के लिए, एक्सपर्ट को, ठीक है, हेल्प लेने के लिए, तो वो फिक्स
कोर्ट फिक्स करेगा इतना अमाउंट एक्सपोर्ट को पे करना पड़ेगा, विच शैल बी पेबल बाय द पार्टीज। यहाँ पे सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, पार्टी से लिया जाएगा, बोथ पार्टी से वो अमाउंट रिकवर किया जाएगा, पार्टीज इन सच प्रोपोर्शन, जो भी प्रोपोर्शन बनेगा एज पर द कोर्ट, जो भी डायरेक्ट करेगा कोर्ट आपको पे करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज पर्सन फॉर और अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट मे बी स्पेसिफिकली इनफोर्स। तो सेक्शन 15 को जब भी आप राइट आउट करना तो इसको राइट आउट विद सेक्शन 19। सेक्शन 19 और 15 को एक साथ करना आपने। Who may obtain specific performance, किस किस को राइट है ऑब्टेन करने का, obtain specific performance याद रखना। सेक्शन 15 बोलता है obtain, सेक्शन 19 बोलता है against। Except otherwise provided by this chapter, the specific performance of contract may be obtained by any party। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन ऑब्टेन कर सकता है? एनी पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ए और बी पार्टी है तो दोनों कर सकती है, और बी द रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट और द प्रिंसिपल ऑफ एनी पार्टी, उनके लीगल एयर्स जो रिप्रेजेंटेटिव है वो भी यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। बट इसके रिगार्डिंग प्रोवाइडेड दैट विद द लर्निंग स्किल सॉल्वेंसी और एनी पर्सनल क्वालिटी ऑफ सच पार्टी इज अ मटीरियल इंग्रेडिएंट इन द कॉन्ट्रैक्ट, और where the contract provides that his interest shall not be assigned, his representative in interest or his principal shall not be entitled to specific performance of the contract unless such party has already performed his part of the contract or the performance thereby his representative in interest or his principal has been accepted by the other party। अभी बोलता है कि ठीक है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास राइट है वो ऑब्टेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर कोई पर्सनल स्किल पे है, पर्सनल क्वालिटी पे है कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने सिंगिंग का एग्जांपल दिया, तो वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में प्रोवाइड होना चाहिए कि लीगल एयर को राइट है, ठीक है। जनरली नो, अगर शैल नॉट असाइन या असाइन नहीं कर रखा लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, तो स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट में, वो चीज मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। Where a contract is settled in marriage on or compromise of doubtful right between member of the same family, any person beneficial entitled thereon, ठीक है। any person वो obtain कर सकता है जो beneficial होगा, लाइक जैसे फैमिली कॉम्प्रोमाइज होते हैं हस्बैंड वाइफ स्पाउस एक्सेट्रा के अंदर एक्सेट्रा उनके अंदर, तो बेनिफिशियल एंटाइटल्ड वो भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? Where the contract has been entered into by tenant for life in due exercise of power, the remainder man, जो रिमाइंडर मैन होता है वो भी आपका स्टिल जो रिमाइंडर प्रॉपर्टी डॉट टू बी पास, तो देन रिमाइंडर मैन भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकता है। और रिवर्शनर इन पोजीशन with the agreement in a covenant enter into with his predecessor in title and the reversioner is entitled benefit of such covenant। रिवर्शनर का मतलब है कि मान लो सपोज ए ने बी को कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है फॉर लाइफ ऑफ बी, आफ्टर डेथ ऑफ बी प्रॉपर्टी बैक टू द ए। अगर ए अलाइव है तो ए को मिलेगी, ए अलाइव नहीं है तो उसके एलआर को मिलेगी, तो एलआर इज अ रिवर्शनर है, तो रिवर्शनर भी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑब्टेन कर सकते हैं। रिवर्शनर रिमाइंडर where the agreement in such a covenant and the reversioner is entitled to benefit thereof will sustain material injury by reason of the breach। FA ये न्यू यहाँ पे ऐड किया गया, when a limited liability partnership has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership, that is यहाँ पे आंसर है आपका new limited liability partnership which arises out of the amalgamation, ठीक है। मान लो सपोज एक ए नाम की लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, अब वो मर्ज हो गई है बी में, ठीक है। बी ने मान लो इसको खरीद लिया है, मर्ज हो गई है, अब ए खत्म हो गई है, अब बी यहाँ पे बी में मर्ज होगी, ठीक है। अब बी यहाँ पे जो न्यू अमलगमेशन, ठीक है, अमलगमेशन करके मतलब जो मर्ज होके न्यू जो लिमिटेड लाइबिलिटी बनी है बी, तो बी यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। या मान लो ए और बी
दोनों आपस में मर्ज होगी और इन्होंने एक नया नाम रखा सी, न्यू। इन दोनों से जो न्यू बना है, न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी क्या बनी है, सी। तो सी यहाँ पे जो न्यू लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है विच अराइज आउट ऑफ द अमलगमेशन obtain the specific performance. When a company has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arises out of the amalgamation, तो सेम है, ए बी दोनों कंपनियां हैं, वो दोनों आपस में मर्ज होगी और सी नाम की एक न्यू कंपनी बनी है, तो वो सी नाम की जो न्यू कंपनी बनी है वो ऑब्टेन कर सकती है। When the promoter of the company have before it incorporation enter into contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the term of the incorporation the company, provided that the company has accepted the contract as a communication acceptance to other party to the contract. Clear? Then next is personal bar to relief. Sorry, इससे पहले हम सेक्शन 19 देख ले एक बार। अगेंस्ट होम, किसके रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। तो रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल, मतलब किसके अगेंस्ट पास होगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इन्फोर्स्ड अगेंस्ट। सेक्शन 15 में क्या बोलता है, जो ऑब्टेन कर सकते हैं, यहाँ पे किसके अगेंस्ट पास हो सकता है, तो यहाँ पे सेक्शन 15 रेड विद सेक्शन 19 इधर पार्टी देयर, दोनों पार्टी के अगेंस्ट ऑर्डर पास हो सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। क्लियर? एनी अदर पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम बाय टाइटल अराइजिंग सब्सिक्वेंटली टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट और ट्रांसफर फॉर वैल्यू हु हैज पेड हिज मनी इन गुड फेथ एंड विदाउट नोटिस ऑफ द ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। तो अगेंस्ट अदर पर्सन जो क्लेमिंग क्लेम करेगा या फिर एक्वायर करेगा, तो इन दैट केस मतलब एलआर वगैरह उसके तो रिलेटेड टू, ठीक है, और वो एलआर वगैरह, तो इन दैट केस उनके अगेंस्ट भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है। एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर अ टाइटल विच दो प्रायर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नॉन टू द प्लेंटिफ माइट हैव बीन डिस्प्लेस्ड बाय द डिफेंडेंट। क्लियर है? ये लाइसेंसी के बारे में बात कर रहे हैं आपका सी वाला। सी ए, व्हेन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप has entered into a contract and subsequently becomes amalgamated with another limited liability partnership, the new limited liability partnership which arise out of the amalgamation. तो न्यू लिमिटेड लायबिलिटी ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उनके अगेंस्ट भी ऑब्टेन भी कर सकते हैं और अगेंस्ट भी। तो कंपनी नेक्स्ट इज अ कंपनी हैज एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट and subsequently becomes amalgamated with another company, the new company which arise out of the amalgamation. तो न्यू कंपनी ऑब्वियसली सेम थिंग, ऑब्टेन भी कर सकते हैं और अगेंस्ट भी। ई भी सेम है, 15 में भी दिया हुआ है। When the promoter of the company have before incorporation enter into contract for the purpose of the company and such contract is warranted by the term of the incorporation the company। ठीक है, क्लियर? ये सेम थिंग है वहां पे आपका 15 और 9। देन हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 16, पर्सनल बार टू रिलीफ, मतलब पर्सनल बार टू रिलीफ। अब देखो सेक्शन 14 सेक्शन 11 क्लॉज 2, 14 एंड 16 दीज आर द सब्जेक्ट टू सेक्शन 10। सेक्शन 10 में बोला गया है जनरल रूल कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैंडेटरी है, बट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इन 3 सेक्शन का आपको एग्जामिनेशन करना पड़ेगा। सेक्शन 14 टॉक्स अबाउट सब्जेक्ट मैटर एंड सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट पर्सनल बार। ठीक है, पर्सनली बार। सेक्शन 14 सब्जेक्ट मैटर, सेक्शन 11 ट्रस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन फेवर ऑफ अ पर्सन। ये बोलता है उन पर्सन के फेवर में नहीं कर सकते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। किन पर्सन के? यहाँ पे दिया who has obtained substituted performance contract under section 20। जो सब्स्टिट्यूट परफॉर्मेंस ले लेगा जो पर्सन, उसके फेवर में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा पर्सन के फेवर में। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस के लिए वेट करो सेक्शन 20 का। who has become incapable of performing or violate any essential term of the contract that on his part remain to be performed or act in fraud of the contract or willfully acts at variance with or subversion of the
relation intended to be established by the contract. ये बोलता है जो पर्सन आपका इनकैपेबल है परफॉर्मिंग करने के लिए, जैसे कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट का मतलब वो बैंकरप्ट हो गया, उसके पास डेट ज्यादा, एसेट कम हो गए, तो इन दैट केस वो इंसॉल्वेंट और इनकेपेबल है, वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, तो उसके अगेंस्ट भी आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर नहीं कर सकते। थर्ड वन वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अमेंडमेंट भी हुआ है सी में, तो हु फेल टू प्रूव दैट ही हैज परफॉर्म or has always been ready and willing to perform the essential term of the contract which are to be performed by him other than term of the performance of which has been prevented to waived by the defendant. So for the purpose of clause C, where a contract involves the payment of money, it is not essential for the plaintiff to actually tender to the defendant or deposit in court any money except when so directed by the court. The plaintiff must prove performance of or readiness and willingness to perform the contract according to its true construction. Clear? देखो सेक्शन 16 क्लॉज जो सी है आपका, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, इसमें अमेंडमेंट हुआ है। जो ओल्ड सेक्शन था आपका, वहां पे अब इसको न्यू सब यहाँ पे अमेंड किया गया है 2018 में। ओल्ड में क्या था कि आपको जब आप प्लांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की प्लांट बनती है, तो आपको यहाँ पे प्रूव और अवेयरमेंट, मतलब आपको प्लीडिंग करना था, प्लीडिंग भी करना था। अगर आप प्लीड नहीं करते, मतलब आपकी जो प्लेंट है, क्या प्लीड नहीं करते, परफॉर्म, कि यू आर रेडी टू विलिंगनेस, यू आर रेडी टू परफॉर्म, यू आर विलिंग टू परफॉर्म, अगर इस तरह की वर्डिंग आपके प्लेंट में नहीं होती, अवेयरमेंट, मैं ओल्ड वर्जन की बात कर रहा हूं, तो आपकी प्लेंट वहां पे रिजेक्ट करे, आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करता। लेकिन वो अवेयरमेंट प्लीडिंग वाला जो फ्रेज था वो यहाँ पे रिमूव कर दिया गया 2018, समझ गए? मतलब आपने अगर प्लेंट आपने तैयार किया, प्लेंट के अंदर आपको लिखना था रिटर्न में कि आई एम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, ये मैंडेटरी था ओल्ड वर्जन। लेकिन न्यू वर्जन में जो अब एट प्रेजेंट लॉ है, ये मैंडेटरी नहीं। यस, आपको प्रूव करना मैंडेटरी है, रिस्पेक्टिव आपने मेंशन कर रखा है या नहीं कर रखा, दैट इज इमटेरियल। अपनी प्लांट में प्लीडिंग में आपने कर रखा मेंशन, दैट इज इमटेरियल, लेकिन प्रूव आपको करना पड़ेगा। अगर प्रूव नहीं करते हो, आप फेल हो जाते हो प्रूव करने, क्या प्रूव करना, तो दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ अपॉन द प्लेंटिव। किस चीज का? जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्रे कर रहा फ्रॉम द कोर्ट, उसको प्रूव करना पड़ेगा कि आई एम रेडी टू परफॉर्म, आई एम रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। ठीक है, एसेंशियल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द, मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए आज भी रेडी हूं अगर कोर्ट ग्रांट करता है। तो इन दैट केस बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज अपॉन द प्लेंटिव। ठीक है, उसको प्रूव करना पड़ेगा। प्लीडिंग करना नॉट नेसेसरी, नॉट मैंडेटरी, वो ऑप्शनल है। आप प्लेंट में प्लीड, आप रिटर्न में प्लीड करो या ना करो, दैट इज इमटेरियल एट प्रेजेंट। लेकिन प्रूव करना दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर प्रूव नहीं कर पाए आप ये विलिंग एंड रेडीनेस, तो आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं होगा। ठीक है, तो ये पर्सन की बात थी। देन लास्ट सेक्शन बच गया आपका सेक्शन 18, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन, where a plaintiff seeks specific performance of a contract in writing to which the defendant set up a variation, the plaintiff cannot obtain specific performance sought except with the variation so set up in the following case. Variation का मतलब changing, alteration in the contract। अगर कोई plaintiff seek कर रहा है specific performance के लिए contract in writing, written contract, देखो ये section सिर्फ written contract पे applicable होगा। प्लेंटिव ने अप्लाई किया फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, और डिफेंडेंट ने सेट ऑफ डिफेंस में क्या वेरिएशन, उसने बोला कि नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस तरह का नहीं है, वो थोड़ा सा डिफरेंट। मान लो आपके प्लेंटिव ने बोला कि 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था, डिफेंडेंट प्लीड करता है नो 2 लाख का था, तो ऑब्वियसली डिस्प्यूटेड है वहां पे, तो यहाँ पे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगा अनलेस वेरिएशन कैसा होना चाहिए, वेयर बाय फ्रॉड मिस्टेक, तब मिल जाएगा अगर इस तरह का होगा। फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन, द रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच परफॉर्मेंस sought is in its term of the or effect different from what the parties agree to, does not contain all the term agreed to the between the parties,
on the basis of which the defendant enter into the contract, where the object of the parties was to produce a certain legal result which the contract as framed is not calculated to produce, where the parties are subsequent to execution of contract very term. ठीक है, तो कहाँ पे आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलेगा? या तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो फ्रॉड, मिस्टेक और मिसरिप्रेजेंटेशन से कर रहा है ये सब, या फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपके पास आपने, ठीक है, आपने एक न्यू एग्रीमेंट बनाया था एग्जीक्यूशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेटर ऑन उसको जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के बाद। तो इन दैट केस जो आपका यहाँ पे वट एवर जो भी इंटेंशन है वो आपको प्रूव करना पड़ेगा ऑफ द पार्टीज की जो इंटेंशन है। तो इन दैट केस आपका सेक्शन 91 और 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट भी एक्टिवेट हो जाएंगे, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रिगार्डिंग सी वाले, उसमें सी वाले में 91 और 92। बस मैं आपको यहाँ पे रेफरेंस दे सकता बिकॉज इतना हम 91 92 जब हम इंडियन एविडेंस एक्ट के लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी तो वहां पे मैं आपको 91 92 क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, देन नाउ नेक्स्ट जो आप वेट कर रहे थे दैट इज आपका सब्स्टिट्यूशन। देखो यार आप प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, हो सकता है ये इंफॉर्मेशन, नॉलेज हमेशा बांटने से बढ़ता है, आप उसको स्प्रेड करो नॉलेज को। मैं आपको बता रहा हूँ, आप तक पहुंचा रहा हूँ, आपकी ड्यूटी बनती है, एक शेयर तो जरूर बनता है, एक लाइक बनता है, और कमेंट्स में लिखिएगा अगर आपको कोई भी क्वेरीज एक्सेट्रा आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, तो आपकी क्वेरीज वहां पे हम क्लियर कर देंगे। तो लाइक प्लीज कर देना, शेयर जरूर कर देना, ताकि दूसरों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचे, हो सकता है किसी के लिए बेनिफिटेड हो। ठीक है, देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो काफी हमने सेक्शन 10 में भी देखा, सेक्शन 14 में देखा, सेक्शन 16 में देखा कि सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें। अब व्हाट इज द सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट? लेट्स सी, विदाउट प्रेजुडाइज टू द जनरलिटी of the provision contained in Indian Contract Act and except as otherwise agreed upon the parties। मतलब ये कुछ रिस्ट्रिक्शन है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस पे भी, अगर एग्रीमेंट में पहले उन्होंने कर रखा है या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा यहाँ पे, वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ब्रोकन ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय पार्टी, द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच shall have the option of substituted performance through a third party or by his own agency and recover the expenses and other costs actually incurred, spent, suffered by him from the party committing such breach। मतलब जो डिफॉल्टिंग पार्टी। फॉर एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं, मान लो सपोज ए और बी के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच हुआ, अब बी ने यहाँ पे ब्रीच किया, बी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, तो बी इज अ डिफॉल्ट पार्टी। डिफॉल्टेड पार्टी कौन है? बी। अब ए के पास ऑप्शन है, या तो वो सूट फाइल करे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो सेक्शन 10 में उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए ऑर्डर कर देगा कोर्ट, ठीक है। बट दूसरा ऑप्शन है वो सूट ना फाइल करके ए सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे, सेम कॉन्ट्रैक्ट, सेम कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ? सी के साथ। सी को कॉन्ट्रैक्ट कि आप इसको सब्स्टिट्यूटेड, बी की जगह किसको सब्स्टिट्यूट कर दिया? सी को। अब थर्ड पार्टी से वो कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हैं, ठीक है। अब इस थर्ड पार्टी से ऑब्वियसली थर्ड पार्टी, मान लो सपोज ए के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो 2 लाख में हुआ था, 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब सी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है तो 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बिगर, सी के साथ मान लो 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट हुआ सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो 1 लाख का यहाँ लॉस हो गया। 1 लाख का लॉस किसको हो गया? ए को, बिकॉज बी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 2 लाख। अब जो एक्स्ट्रा 1 लाख देना पड़ेगा वो रिकवर होगा, जो कॉम्पनसेशन एक्सेट्रा यहाँ लिखा है, शैल ऑप्शन सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस दो थर्ड पार्टी और वाइज ऑन एजेंसी। ऑन एजेंसी के मैं खुद से बताता हूं थोड़ी देर में। एंड रिकवर द एक्सपेंसेस, एंड रिकवर द, एंड ऑन ही लिखा, एंड रिकवर द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंसेस होंगे। अब जो सब्स्टिट्यूटेड कर रहा है सी से, तो ए के पास राइट है, ही कैन रिकवर जो एक्सपेंसेस है, अदर कॉस्ट जो एक्स्ट्रा कॉस्ट उसको लगी, एक्चुअली इनकर्ड, एक्चुअली जो उसको सफर हो रहा है, स्पेंट और सफर बाय हिम फ्रॉम पार्टी कमिटिंग सच ब्रीच, तो बी से वो रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो ये राइट दिया गया है यहाँ पे ए को
कि वो रिकवर जो एक्सपेंसेस है सब्स्टिट्यूट करने के, थर्ड पार्टी से जब उसने हेल्प ली, थर्ड पार्टी के साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया उसी सेम कॉन्ट्रैक्ट के लिए, तो वो रिकवर कर सकता है बी से। अब बी को यहाँ पे लाइबिलिटी बनेगी, बी को पे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, दैट इज द सब्स्टिट्यूटेड। अब नाउ ऑन एजेंसी, और ये तो थर्ड पार्टी से हो गया। हिज ऑन एजेंसी से क्या मतलब है? देखो ऑन एजेंसी या गवर्नमेंट से मतलब है। कई बार क्या होता है, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी प्राइवेट पर्सन से, प्राइवेट पर्सन बी से कॉन्ट्रैक्ट किया किसी पर, अब बी ने डिफॉल्ट कर दिया, बी ने डिफॉल्ट कर दिया, तो आफ्टर दैट गवर्नमेंट ऑप्शन है, गवर्नमेंट अपनी एजेंसी, गवर्नमेंट की अपनी भी एजेंसियां होती हैं, तो उन एजेंसी से भी वो कॉन्ट्रैक्ट करवा दे कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट को करो। मान लो सपोज गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रक्शन वर्क बी नाम की कंपनी को दिया, ठीक है, कोई भी रोड बनाने का काम किसको दिया? बी नाम की कंपनी को दिया, बी ने डिफॉल्ट कर गया। और गवर्नमेंट के अपना भी डिपार्टमेंट है PWD, तो गवर्नमेंट अपने डिपार्टमेंट से ऑन एजेंसी से उस कॉन्ट्रैक्ट को करवा सकते हैं, PWD को वो कॉन्ट्रैक्ट देते कि आप ये करके दे दो, ठीक है। तो इन दैट केस अब जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और वो रिकवर गवर्नमेंट रिकवर कर सकती है फ्रॉम बी जो डिफॉल्टिंग पार्टी। आफ्टर दैट देखो क्लॉज 2, नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 shall be undertaken unless the party who suffer such breach has given a notice in writing of loss of not less than 30 days. That is important, ठीक है, to the party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, or on his refusal or failure to do so he may get the same performed by third party or his agency. बट इसके लिए प्रोसीजर, आप डायरेक्ट थर्ड पार्टी को अप्रोच नहीं करोगे, थर्ड पार्टी को अप्रोच करने से पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, 30 डेज का एक नोटिस देना पड़ेगा, किसको? डिफॉल्टिंग पार्टी को, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो पहले ए को बी ने ब्रीच किया, तो ए को नोटिस देना पड़ेगा, 30 डेज का टाइम देना पड़ेगा कि आप परफॉर्म करो, अदरवाइज मैं थर्ड पार्टी से परफॉर्म करवा रहा हूं। अगर वो रिफ्यूज करता है या नोटिस का रिप्लाई नहीं देता है 30 डेज के अंदर, तो आफ्टर 30 डेज आप फिर परफॉर्म करवा सकते हैं, सब्स्टिट्यूटेड करवा सकते हैं थर्ड पर्सन से। प्रोवाइडेड दैट द पार्टी हु सफर सच ब्रीच शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिकवर एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ही हैज गॉट द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म थ्रू अ थर्ड पार्टी और हिज ओन एजेंसी। तो जब तक वो ये परफॉर्म नहीं करवाता तब तक वो एंटाइटल नहीं है वो एक्सपेंसेस को रिकवर करने के लिए, ऑलरेडी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। Where the party suffering breach of contract has got the contract performed to a third party or by his own agency after giving notice under subsection 1, he shall not be entitled to claim relief for specific performance against the party of breach. अब देखो यहाँ पे क्लियर मेंशन है, तो रेड विद सेक्शन 10 याद करो आप कि he shall not be entitled to claim relief for specific performance against। एक बार आपने substituted performance option अडॉप्ट कर लिया, तो आफ्टर दैट यू कैन नॉट क्लेम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते, ना ही आपको मिलेगा। वो सेक्शन 10 में भी आपको वैसे रूल दिया हुआ है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल प्रिवेंट द पार्टी हु हैज सफर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम क्लेमिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम पार्टी ऑफ ब्रीच। बट यस, कोई बार नहीं, आप कॉम्पनसेशन आप क्लेम कर सकते हैं, आप सूट फाइल कर सकते हैं डैमेजेस क्लेम करने के लिए, कॉम्पनसेशन के लिए, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको। The next is section 20A, special provision for contract relating to infrastructure project. No injunction shall be granted by court in a suit under this act. अभी देखो ये बोलता है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली आ गया यहाँ पे जो शेड्यूल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, वहां पे लिस्ट दे रखी है कौन कौन से प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आएंगे। तो नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड, ये बोलता है कोई इंजंक्शन ग्रांट नहीं होगा, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में पर्पस में बताया था, जो लेक्चर नंबर पर्पस का था, तो उसमें प्रीवियस लेक्चर आप देख लेना हमारे, तो उसमें मिल जाएगा आपको पर्पस ऑफ द 2018 अमेंडमेंट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आपका हाईवे है, फ्लाईओवर है, और भी गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट होते हैं, तो उसमें इंजंक्शन, नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय कोर्ट इन सूट अंडर दिस एक्ट इन्वॉल्विंग कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल। शेड्यूल आपके बैरक में लास्ट में मिल जाएगा। Where granting injunction would cause impediment or delay in progress or completion of the such infrastructure project. Obviously, कई बार क्या होता है, प्रोजेक्ट मान लो कोई लगना है, वहां पे आप कोई पर्सन इंजंक्शन ले लेता था, तो उस वजह से वो प्रोजेक्ट डिले हो जाता था, ऑब्वियसली गवर्नमेंट का ज्यादा वहां पे एक्सपेंसिव खर्च होता था। इन दैट केस अब
अब वो झंझट नहीं रहेगा अकॉर्डिंग टू जो लेटेस्ट लॉ है, तो वहां पे कोर्ट इंजंक्शन ग्रांट नहीं करेगा, ताकि वो जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्रेस है, वो डेवलपमेंट है, वो प्रिवेंट ना हो। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन 20B clause HA of 41 and HA of 41 of SRA, the expression infrastructure project means the category of project and infrastructure subsector specified in the schedule. Obviously इसके लिए आपको schedule आपको एक बार check कर लेना चाहिए. The central government may, depending upon the requirement of development or infrastructure project, and if it consider necessary or expedient to do so, by notification in the official gazette, amend the schedule relating to any category project or infrastructure subcategory. तो अमेंडमेंट की जो शेड्यूल की अमेंडमेंट की पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है आपको कि जो पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अमेंड कर सकता है. Every notification issued under this act by the central government shall be laid as soon as may be after it is issued before each house or parliament while it is in session for a total period of 30 days, which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if before the expiry of the session, immediately following the session or the successive session aforesaid, both house agreed in making any modification in the notification, or both house agreed that the notification should not be made, the notification shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect as the case may be. So, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to validity of anything previously done in the notification. ये तो कनेक्टेड विद जो क्लॉज 2 के साथ कनेक्टेड है. स्पेशल कोर्ट सेक्शन 20 में बोला कि स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश करना, और किस चीज के रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर के रिलेटेड. तो स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट शैल डेजिग्नेटेड बाय नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट वन और मोर सिविल कोर्ट एज स्पेशल कोर्ट्स विद इन द लोकल लिमिट ऑफ एरिया to exercise jurisdiction and to try a suit under this act, respect of contract relating to infrastructure project. Specific यहाँ पे दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो स्पेशल कोर्ट एस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन स्पेशल कोर्ट विद द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट. उस कंसर्न, मान लो अगर स्टेट ऑफ हिमाचल एस्टेब्लिश करी है, तो हिमाचल गवर्नमेंट को with the consultation of chief justice of HP high court से consult, या दिल्ली गवर्नमेंट कर रही है तो दिल्ली को चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट. ठीक है, तो उनको उस तरह से आपको यहाँ पे एस्टेब्लिश करना पड़ेगा. पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास, और किससे रिलेटेड? इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैटर के लिए ओनली. ठीक है, नॉट अदर मैटर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर. और इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से पता चलेगा? शेड्यूल से. एक्सपेडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट. देखो यहाँ पे एक टाइम लिमिट दे गया आपके पास. पहले ये टाइम लिमिट नहीं था कि सूट और अपील कितने टाइम के अंदर आपको डिस्पोज ऑफ करना है. Notwithstanding anything contained in this code of CPC, the suit filed under provision of this act shall be disposal of by the court within a period of 12 months. तो यहाँ पे 12 मंथ का टाइम दिया कि 12 मंथ्स के अंदर मतलब स्पीडी डिस्पोजल हो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑफ डिफेंडेंट. तो इस एक्ट के अंदर जो भी सूट फाइल होंगे SRA के अंदर, वो कितने टाइम के पीरियड के अंदर? 12 मंथ्स. ठीक है, बट नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल, provided that the said period may be extended for the further period not exceeding 6 months in aggregate after recording reason in writing for such execution of extension by the court. तो यहाँ पे और भी फर्दर इसको एक्सटेंड किया कि समटाइम डिले हो जाता है किसी वजह से, जैसे कभी लॉकडाउन एक्सेट्रा, जो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है, तो इन दैट केस उसको और भी रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा आपको क्यों आपने उसको एक्सटेंड किया. तो 6 मंथ और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. जनरल रूल 12 मंथ एंड एक्सटेंशन आपको 6 मंथ का मिल सकता है. ठीक है, तो ये कोर्ट के लिए गाइडलाइन है, कोर्ट के लिए प्रोसीजर है यहाँ पे. नेक्स्ट सेक्शन 21, पावर टू अवॉर्ड कॉम्पनसेशन इन सर्टेन केसेस. इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है 2018 में. इन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट द प्लेंटिफ मे ऑल्सो क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर इट्स ब्रीच इन एडिशन टू सच परफॉर्मेंस. पहले ये सब्स्टिट्यूशन और एडिशन था, अब एडिशन है. सब्स्टिट्यूशन वर्ड को यहाँ से हटा दिया गया, ओमिट कर दिया गया. आपको यहाँ पे देखो
इधर एडिशन टू सब्स्टिट्यूशन था पहले, अब सिंगल एडिशन है। देखो अगर ए कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल करता है तो प्लस वो इन एडिशन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मिलेगा, इन एडिशन कॉम्पनसेशन भी अप्लाई कर सकता है, कॉम्पनसेशन के लिए भी प्रेयर कर सकता है। ठीक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो मिलेगा ही बट कॉम्पनसेशन भी क्लेम कर सकता है। इफ इन एनी सूट द कोर्ट डिसाइडेड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought not to be granted but that there is a contract between the parties which has been broken by the defendant and that the plaintiff is entitled to compensation for breach, it shall awarded him such compensation accordingly. Sometime क्या होता है कि ऐसा कोई कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करना ठीक नहीं है, मतलब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंटाइटल नहीं है, उसमें मिलेगा नहीं, उसमें मान लो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर कोर्ट ग्रांट नहीं करता है, बट कोर्ट को लगता है ऑब्वियसली वह ब्रीच हुआ है तो कॉम्पनसेशन ग्रांट करना चाहिए, तो इन दैट केस कोर्ट क्या करेगा, कॉम्पनसेशन ग्रांट करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट नहीं करेगा, कॉम्पनसेशन ग्रांट कर लेगा। इफ इन एनी सच सूट द कोर्ट डिसाइडेड दैट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ought to be granted but that it is not sufficient to satisfy the justice of the case and that some compensation for breach of contract should also be made to the plaintiff, it shall awarded him such compensation accordingly. तो कई बार क्या होता है कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट कर देना चाहिए बट जरूरी नहीं है कि वहां पे आपको कॉम्पनसेशन ग्रांट हो, वो अकॉर्डिंगली टू द सर्कम कोर्ट ग्रांट करता है। इधर in determining the amount of the compensation awarded under this section, the court shall be guided by the principle specified in section 73 of Indian Contract. तो ये नोट कर देना आपने 73 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट जो गाइडलाइन जो मैनर दिए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के वो 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। तो प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेक्शन है, तो 73। नो compensation shall be awarded under this section unless plaintiff has claimed such compensation is implied. अब सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देखो, जब प्लेंटिफ प्लेंट फाइल करता है तो उसको प्लीड करना पड़ेगा, प्रेयर करना पड़ेगा, एक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दूसरा कॉम्पनसेशन। अगर मान लो सिंपल उसने प्रेयर कर रखा है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया तो कोर्ट यहाँ पे नो कॉम्पनसेशन अवॉर्डेड, तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। बट यस अगर आपने मान लो किसी बोनाफाइड रीजन की वजह से या बाय मिस्टेक आप प्लीडिंग करना भूल गए, ठीक है, तो यस आपके पास यहाँ पे एक प्रोवाइजो दिया है, प्रोवाइडेड दैट वेयर द प्लेंटिफ हैज नॉट क्लेम्ड एनी सच कॉम्पनसेशन इन प्लान द कोर्ट शैल एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अलाउ हिम टू अमेंड द प्लान ऑन सच टर्म एज मे बी जस्ट फॉर इंक्लूडिंग टू क्लेम सच कॉम्पनसेशन। तो ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ सीपीसी में आप उसको अमेंड करके कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं, लेकिन विदाउट क्लेमिंग कॉम्पनसेशन कोर्ट कैन नॉट अवॉर्ड इट। तो मतलब या तो आप स्टार्टिंग में प्लेंट में दोनों प्रेयर कर लो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और कॉम्पनसेशन का। मान लो बाय मिस्टेक आपने कॉम्पनसेशन क्लेम नहीं किया जब आपने ओरिजिनल प्लेंट फाइल किया, लेटर ऑन आपके पास ऑप्शन है ऑर्डर 6 रूल 17 अमेंड कर सकते हैं आप, अमेंडमेंट के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है, the circumstances of the contract has become incapable of specific performance does not preclude the court for execution। लेकिन जो अगर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसी वजह से ग्रांट नहीं बनता है केस में तो उस वजह से कोर्ट की पावर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है। नेक्स्ट सेक्शन 22 पावर टू ग्रांट रिलीफ, पोजेशन, पार्टीशन, रिफंड ऑफ अर्नेस्ट मनी एक्सेट्रा, notwithstanding anything to the contrary contained in this code of CPC, any person suing for specific performance of contract for the transfer of immovable property may in an appropriate case ask for possession, partition and separate possession of the property in addition to such performance। जब आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करते हो तो आप क्लेम कर सकते हो, पोजेशन का क्लेम कर सकते हो, पार्टीशन का क्लेम कर सकते हो, सेपरेट पोजेशन का क्लेम कर सकते हो। In addition to such performance, any other relief to which he may be entitled, including the refund of any earnest money deposit paid or made by him in case claim specific performance is refused। ठीक है, तो आप earnest money और कोई other relief है वो भी आप क्लेम कर सकते हो। ठीक है, no relief under clause A or B subsection 1 shall be granted by the court unless it specifically claimed। ऑब्वियसली आपको प्लेंट में ये क्लेम करना पड़ेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ प्लस प्लस जो अदर रिलीफ है जो ए और बी क्लॉज में दे रखे हैं वो आपको प्लेंट में करना पड़ेगा।
अगर आप प्लेंट में नहीं करते, जब ओरिजिनल फाइल करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अमेंडमेंट करके ऑर्डर 6 रूल 17 में आप क्लेम कर सकते हो any stage of the proceeding. Where the plaintiff has not claimed any such relief in the plaint, the court shall at any stage of proceeding allow him to amend to plaint. Order 6 rule 7 की बात आ गई, तो term may be just for including claims or relief. आप claim को relief को claim कर सकते हैं. Then 23, liquidation of damages not a bar to specific performance. A contract otherwise proper to be specifically enforced may be so enforced, though a sum be named in its that amount to be paid in case of its breach and the party in default is willing to pay the same, if the court having regard to the term of the contract and other addition circumstances is satisfied, the sum was named only for the purpose of securing performance of the contract and not for the purpose of giving the party in default an option of paying money in lieu of specific performance. When enforcing specific performance under this section, the court shall not also decree payment of sum so named in the court. देखो liquidated damages क्या होता है, मान लो सपोज ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो इन्होंने एक टर्म डाली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि अगर कोई भी ब्रीच करता है, चाहे इधर ए ब्रीच करे बी ब्रीच करे, तो उसको एज ए पेनल्टी, एज ए फिक्स्ड अमाउंट 50,000 पेड करना पड़ेगा दूसरी पार्टी को, डिफॉल्टिंग पार्टी को 50,000 पेड करना. तो ये फिक्स्ड अमाउंट हो गया आपका एज ए सिक्योरिटी, ताकि कोई मतलब ब्रीच ना करे कॉन्ट्रैक्ट को. ठीक है, मान लो ए ब्रीच करता है तो 50,000 बी को देना पड़ेगा, बी के लिए देना पड़ेगा. अगर बी ब्रीच करता है बी को ए के लिए देना पड़ेगा. तो अगर मान लो सपोज ब्रीच हुआ है, अब बी ने ब्रीच किया, ए ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया, तो ये लिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पे बार नहीं है. इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि कोर्ट ग्रांट नहीं करेगा, कोर्ट ग्रांट करेगा, बट कोर्ट थोड़ा एग्जामिन करेगा यहाँ पे, बिकॉज जो प्लेंटिव है, जो इन्होंने पेनल्टी जो फिक्स्ड अमाउंट है बाय जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया है, तो वो एक बार नहीं बनेगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ग्रांट करने के लिए. लिक्विडेशन डैमेजेस के लिए आप सेक्शन 74 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 74 में प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है, एंड सेकंड क्लॉज बोलता है कि जो सेक्शन 21 इज नॉट ओवरराइड बाय सेक्शन 23 ओवरराइड, कोर्ट कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है. जरूरी नहीं कि लिक्विडेटेड डैमेजेस है, कोर्ट कॉम्पनसेशन ग्रांट कर सकता है. 21 अनलिमिटेड पावर है कोर्ट के पास, डिस्क्रिशन पावर है. Then next is 24, bar of suit for compensation for breach after dismissal of suit for specific performance. ये बार है एक तरह से कौन से सूट पे, कॉम्पनसेशन सूट पे. The dismissal of suit for specific performance of a contract or part thereof shall bar the plaintiff's right to sue for compensation for the breach of such contract or part as the case may be, but shall not bar his right to sue for any other relief to which he may be entitled by reason of such breach. देखो सेक्शन 20, मान लो सपोज ए ने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया और वो डिसमिस हो गया. आफ्टर दैट ही कैन नॉट फाइल अनदर सूट फॉर कॉम्पनसेशन. तो कॉम्पनसेशन का सूट वो फाइल नहीं कर सकता उस सेम कॉन्ट्रैक्ट पे, बिकॉज उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिसमिस हो गया, ग्रांट नहीं हुआ, कोर्ट ने ग्रांट नहीं किया. तो मतलब एक तरह से बार लग गया किस पे, sue for compensation breach of the contract. बट कोई अदर रिलीफ है, मान लो ए के पास कोई डैमेजेस का रिलीफ है, कोई अदर रिलीफ है, वो क्लेम कर सकता है. लेकिन कॉम्पनसेशन का सूट आप फाइल नहीं कर सकते आफ्टर द डिस्मिसल ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. यस, आप क्लेम कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस प्लस कॉम्पनसेशन एक साथ क्लेम कर लो. लेकिन अगर आपने मान लो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम किया और वो डिसमिस हो गया, देन यू कैन नॉट क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. Next, 25, application of proceeding section to certain award and testamentary direction to execute settlement. The provision of this chapter number जो 2 है, shall apply to the award to which the Arbitration and Conciliation Act 1906. तो ये इस पे applicable हो जाएगा. ठीक है, ये जो चैप्टर के प्रोविजन है किस पे, आर्बिट्रेशन और कैंसिलेशन एक्ट पे, but does not apply and to direction and will of codicil execute a particular settlement. तो बिल और कॉडिसाइल पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा. ठीक है, चैप्टर एप्लीकेबल नहीं होगा. क्लियर हो गया. तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर सेक्शन 9 से लेकर 25 तक हमने डिस्कस किया.
नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा। बट प्लीज आप जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिनने सब्सक्राइब कर रखा है ऑलरेडी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर जरूर कीजिएगा ताकि औरों के पास भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। और कमेंट्स में जरूर आप अपनी क्वेरीज एंटर कर देना, एंड देन लाइक जरूर कर देना। थैंक यू, एंड बने रहिए हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। एंड अगर आप इससे भी ज्यादा मतलब हमारे मेन कोर्सेज के लिए आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप प्लीज हमारे ऐप में, ये सारे वीडियो लेक्चर हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप पे भी अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके ऐप का लिंक है वहां पे, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, ताकि आप और ज्यादा नॉलेज रखें लॉ के बारे में। आपको हम मेन एग्जामिनेशन के लिए, चाहे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, टाइम टू टाइम हमारे कोर्सेज अपलोडेड होते रहते हैं ऐप पे, तो वहां से आप उन ऐप पे उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो धन्यवाद सबका।